अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एपेक्सिफिकेशन। आज हम एपेक्सिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं कि एपेक्सिफिकेशन क्या है। आपको एपेक्सिफिकेशन की नेम से क्या मतलब पता चल रहा है कि एपेक्सिफिकेशन क्या है। सो द एपेक्सिफिकेशन जो है ये नेम इंडिकेट कर रहा है। इसमें आप इसको ब्रेक कर दें इस नेम को, तो एक हमारे पास इसमें प्रेजेंट है एपिक्स। तो एपेक्स वी नो डैट कि एपेक्स क्या होगा। हमारे पास एपेक्स पार्ट जो है वो रूट का एपेक्स पार्ट की बात हो रही है, बिल्कुल रूट के एंड की पार्ट की बात हो रही है, ठीक है। एपेक्स आ गया, ठीक है। और सेकेंड वन हमारे पास इसमें है फिकेशन, यानी ये कह सकते हैं कि ये इसकी एपेक्स को फिक्स कर रहा है या उसकी एपेक्स को जो है वो क्लोज्ड कर रहा है, ठीक है। तो एपेक्सिफिकेशन नेम जो है ये हमारे पास ये इंडिकेट कर रहा है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं कि एपेक्सिफिकेशन हमारे पास क्या है, इसकी कंटेंट्स हमारे पास क्या है। तो कंटेंट्स हम एपेक्सिफिकेशन की डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, हम एपेक्सिफिकेशन की स्टेप्स के बारे में पढ़ लेंगे कि हमारे पास एपेक्सिफिकेशन किस तरह से परफॉर्म होती है ट्रुथ में, ठीक है। तो एपेक्सिफिकेशन की डिफिनेशन हमारे पास ये है कि ये हमारे पास एक ऐसा मेथड है जिसमें हम इंड्यूस करते हैं कैल्सिफाइड बैरियर एट द एपेक्स ऑफ द नॉन वाइटल ट्रूथ विद इनकम्प्लीट रूट फॉर्मेशन। यानी यहाँ पे हमारे पास तीन बातें की गई हैं, ठीक है। एक बात की गई है कैल्सिफाइड बैरियर की, थर्ड वन बात की है नॉन वाइटल ट्रूथ की, एंड द थर्ड वन इज द इनकम्प्लीट रूट फॉर्मेशन, ठीक है। यानी एपेक्सिफिकेशन आप उन टीथ के लिए करेंगे जहां पे आपके पास रूट फॉर्मेशन जो है वो इनकम्प्लीट है यानी जो टूथ का रूट है वो आपके पास इनकम्प्लीटली फॉर्म हुआ है। दूसरी बात हमारे पास यहाँ पे ये की गई है कि जो आपका टूथ है वो नॉन वाइटल है, ठीक है, वो आपके पास नॉन वाइटल है। एंड थर्ड वन एपेक्सिफिकेशन मेथड की बात की गई है कि इसमें आपने क्या करना है, आपने इंड्यूस करना है एक कैल्सिफाइड बैरियर को। तो इस बैरियर को हम क्यों इंड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास रूट फॉर्मेशन इनकम्प्लीट है। इट मीन्स कि हम अपनी उस रूट को जो है वो क्लोज करना चाहते हैं, कहाँ पे, एट द एपेक्स, ठीक है। हमने रूट की एपेक्स को क्लोज करना है विद द कैल्सिफाइड बैरियर, जो कि हमारे पास टूथ जो है वो नॉन वाइटल फॉर्म में है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एपेक्सिफिकेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर में कि आपके पास टूथ है, ठीक है, ये इसकी रूट्स हैं, इसकी रूट्स देखिए ये दोनों यहाँ पे ओपन है, यानी इसकी एपेक्सिस पार्ट जो है ये दोनों ओपन है, और यहाँ पे इसकी एपेक्सिस पार्ट जो है ये दोनों क्लोज्ड है। तो इट मीन्स कि इस प्रोसेस की तरफ आने के लिए हमने क्या किया है, हमने एपेक्सिफिकेशन की है। सो एपेक्स और एंड ऑफ द टूथ इज ओपन एंड द पल्प इज इन्फेक्टेड। हमारे पास जो टूथ का एपेक्स है या एंड है वो आपका ओपन है यहाँ पे और इन्फेक्ट हो चुका है, ठीक है। इन्फेक्ट हो चुका है, इसलिए हम यहाँ से इनकी जो पल्प की जो सारी वेजल्स हैं इन सब को हम रिमूव करेंगे, तो हमारा टूथ जो है वो नॉन वाइटल हो सकता है। दूसरी बात ये हो सकती है कि हम यहाँ हमारे पास ये पल्प जो है ये नेक्रोट हो चुका था पहले से, जिसकी वजह से नॉन वाइटल टूथ आपका आ गया है, लेकिन इसकी एपेक्सिस जो है ये सारी ओपन है, इसको हमने क्लोज करना है। किसके थ्रू, हमने यहाँ पे इंड्यूस करना है एक कैल्सिफिक बैरियर को, जो कि हमारे पास फिर क्या कहलाएगा, एपेक्सिफिकेशन कहलाएगा। सो द रूट कैनाल प्लीज, हम अपनी रूट कैनाल्स को यहाँ पे क्लीन कर लेंगे, पल्प कैविटी क्लीन हो जाएगी और हम यहाँ पे मेडिसिन को ऐड कर देंगे। तो जो मेडिसिन हम ऐड कर रहे हैं और हम रूट्स को क्लोज कर रहे हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एपेक्सिफिकेशन। तो एपेक्सिफिकेशन हमारे पास इफेक्टिव है इन द मैनेजमेंट ऑफ द इमेच्योर टीथ। वो टीथ जो अभी इमेच्योर हैं, वो पूरे मेच्योर नहीं हो पा रहे, या उनकी रूट फॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट नहीं हो पा रही, या अगर आपके पास पेशेंट जो है वो इस तरह अर्ली टाइम्स में आया है कि उसका क्रोन तो निकल आया है लेकिन नीचे उसकी रूट की फॉर्मेशन अभी पूरी नहीं हुई, एपेक्स की फॉर्मेशन पूरी नहीं हुई, और उसके टूथ का जो पल्प था या तो वो नेक्रोट कर गया था या पल्पाइटिस कंडीशन हो गई थी, जिसकी वजह से पेशेंट को पेन हो रहा था, ट्रीटमेंट करना भी नेसेसरी था, लेकिन वहाँ पे रूट की एपेक्सिस भी ओपन थी। तो हम पहले क्या करेंगे, हम पहले वहाँ पे उसकी एपेक्सिस को क्लोज करेंगे, ठीक है। सो इट इज इफेक्टिव इन मैनेजमेंट ऑफ इमेच्योर टीथ, कि जो हमारे पास इमेच्योर टीथ है हमने पहले उनकी मैनेजमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं। प्लस नेक्रोटिक परमानेंट टीथ, अगर आपका परमानेंट टीथ नेक्रोट कर गया है, उसमें नेक्रोसिस हो गई है, तो उसके लिए भी हम एपेक्सिफिकेशन कर सकते हैं। हमारे पास इरिवर्सिबली डिजीज पल्प्स, यानी वो पल्प जिनको इरिवर्सिबल डिजीजेस कॉज हो गई हैं, जिसमें हम इरिवर्सिबल पल्पाइटिस भी ले सकते हैं, या हमारे पास ओपन एपेक्सिस ऑफ द टीथ हैं तो उनको भी हम एपेक्सिफिकेशन उसके लिए कर लेते हैं, ठीक है।
तो ये हमारे पास एपेक्सिफिकेशन इन के लिए जो है वो एक अच्छा पर गुड ट्रीटमेंट चॉइस है कि आप कर लें, ठीक है। इमेच्योर टीथ के लिए भी, नेक्रोटिक टीथ के लिए भी, अगर पल्प जो है वो इरिवर्सिबल डिजीज हो चुका है या हमारे पास एपेक्सेस जो है वो ओपन रह चुकी हैं, तो उनके लिए हम कर सकते हैं। यहाँ पे आप रेडियोग्राफ में देख सकते हैं कि ये टूथ का जो ये एपेक्स है ये आपके पास ओपन है, ठीक है। फिर हमारे पास एपेक्सिफिकेशन का जो प्रोसीजर है, इट वाज डेमोन्स्ट्रेटेड टू बी सक्सेसफुल इन रिपीटेड क्लिनिकल ट्रायल्स में, काफी सक्सेसफुल रहा है। इट स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ द रूट एंड डेवलपमेंट, ये एक ऐसा प्रोसेस है कि रूट की एंड को डेवलप कर देता है, स्टिमुलेट कर देता है, विच वॉज इंटरप्टेड बाय द पल्प नेक्रोसिस, जो कि हमारे पास पल्प नेक्रोसिस की वजह से इंटरप्ट हो चुका था। सो दैट इट कंटिन्यूज टू बी द पॉइंट ऑफ एपिकल क्लोजर, हमारे पास एपेक्सिफिकेशन जो है वो एपिकल क्लोजर कर लेता है। किस तरह कर लेता है कि हम एक कैल्सिफिक प्लग जो है वो इंड्यूस कर देते हैं। व्हेन द कैल्सिफिक प्लग इज ऑब्जर्व्ड इन द एपिकल पोर्शन, अगर आप अपनी टूथ की एपिक्स में एक कैल्सिफिक प्लग को जो है वो इंड्यूस कर लेंगे और फिर आप उसके ऊपर अपनी रूटीन एंडोडोंटिक प्रोसीजर जो है वो फिर परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। कुछ हमारे पास अब इसकी स्टेप्स आ जाती हैं कि एपेक्सिफिकेशन हम किस तरह परफॉर्म करेंगे। तो इसकी स्टेप्स जो है, इसमें हमारे पास टेक्निक्स हैं, इसका जो पूरा टेक्निक है वो इन द फॉर्म ऑफ स्टेप्स है, ठीक है, ताकि आप लोगों को इजीली समझ आए कि एपेक्सिफिकेशन हम किस तरह करेंगे। तो फर्स्ट वन हमारे पास स्टेप ये है कि जो आपका टूथ है, हम ऑलरेडी कंजर्वेटिव में ये बात बार बार करते हैं कि आप जब भी आप किसी टूथ पे वर्क परफॉर्म करें, ऑपरेटिव प्रोसीजर्स के लिए आपको एक ड्राई और क्लीन एनवायरनमेंट होना चाहिए, आपके पास एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट होना चाहिए ताकि और एरियाज जो है वो हमारे पास अफेक्टेड ना हो। जो हमारे पास अफेक्टेड टूथ है, इसको हमने केयरफुली आइसोलेट कर देना है विद द रबर डैम। पहले आप टूथ को आइसोलेट कर लें रबर डैम के साथ। एनएसएस ओपनिंग इज मेड इनटू द पल्प चैम्बर, जिस टूथ में आपने वर्क परफॉर्म करना है वहां पे उसके लिए पल्प चैम्बर के थ्रू आपने एक एसेस बना दी है, यानी इस टूथ की हम बात कर रहे हैं, इस पे हम अभी वर्क कर रहे हैं। हमने यहाँ पे ये देखिए सारा रबर डैम जो है इसके ऊपर प्लेस किया हुआ है। फिर हमारे पास सेकंड स्टेप क्या आ जाता है कि आपने जब टूथ को आइसोलेट कर दिया है, सो द फाइल इज प्लेस्ड इन द रूट कैनाल, आपने एक फाइल प्लेस कर देनी है, ठीक है, एक फाइल ले लेनी है, रूट कैनाल में प्लेस करनी है, उसकी अगेन एक रेडियोग्राफ ले लेनी है ताकि आप देख सकिए आपकी फाइल कहाँ तक पहुंची है। सो द रेडियोग्राफ इज मेड टू एस्टैब्लिश द रूट लेंथ एक्यूरेटली कि आपका रूट लेंथ कितना है। इट इज इम्पोर्टेंट टू अवॉइड प्लेसिंग द इंस्ट्रूमेंट थ्रू द एपेक्स, आपने ये अवॉइड करना है कि आप अपने इंस्ट्रूमेंट को इतना ज्यादा इंसर्ट ना करें कि वो टूथ की जो रूट की एपेक्स है वो उसके मतलब उसके आगे चले जाए, उसकी लिमिटेशन उससे भी आगे उसको आप प्लेस कर लें, ठीक है, बिकॉज इट माइट इंजर द एपिथेलियल डायफ्राम को भी ये इंजर कर सकता है। तो इसलिए हमारे पास जब टूथ ने हमने आइसोलेट कर दिया है, हमने टूथ के अंदर जो है वो फाइल प्लेस कर दी है, हमने उसका फिर रेडियोग्राफ ले लेना है ताकि हम जो है रूट की जो लेंथ है वो चेक कर लें कि कितनी रूट लेंथ है हमारे पास, ठीक है। थर्ड स्टेप हमारे पास है कि अब जब आपने उसकी लेंथ, रूट, ये सारी चीजें चेक कर ली दी हैं, आपको पता चल गया है कि हाँ मेरी रूट की लेंथ इतनी है और एपिक्स जो है वो ओपन भी है, सो आपने वहां पे जो पल्प की रेमिनेंट्स है या नेक्रोटिक पल्प था या पल्पाइटिस हुआ था, तो आपने पल्प की जो सारी रेमिनेंट्स थी उसको रिमूव कर देना है। सो द रेमिनेंट्स ऑफ द पल्प हैव बीन रिमूव्ड, आपने उसको रिमूव कर देना है विद बार्ब ब्रूचेस एंड फाइल्स के साथ आपने उसको रिमूव कर देना है। उसकी रिमूविंग के बाद आपने अपने कैनाल को वॉश आउट कर देना है। उसकी वॉश आउट के लिए आपने क्या यूज करना है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ आपने उसको वॉश कर देना है, वहां से जो सारा डेब्रिस था उसको रिमूव कर देना है और फिर कैनाल को जो है वो दोबारा से इरिगेट कर देना है सोडियम हाइपोक्लोराइड और सैलाइन के साथ, ठीक है। जो हमारे पास टूथ आइसोलेट हुआ, हमने उसकी रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन की, फिर से थर्ड स्टेप में हमने उसकी पल्प की सारी रेमिनेंट्स को रिमूव कर देना है। फिर रिमूविंग के बाद हमने उस एरिया को सारा वॉश आउट कर देना है हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ। पहले आपने उसके डेब्रिस को रिमूव करना है, अगेन आपने उसको इरिगेट कर देना है हाइड्रोजन हाइपोक्लोराइड के साथ या फिर सैलाइन के साथ, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर आपने क्या करना है, अब उस कैनाल को जब आपने सारा वॉश आउट कर दे रहा है, अब उस कैनाल को ड्राई भी करना है। तो ड्राई करने के लिए हम यूज करते हैं पेपर पॉइंट्स।
सो विद लार्ज पेपर पॉइंट्स और लूज कॉटन के साथ आप उसको ड्राई कर सकते हैं। ये आपके पास सारी पेपर पॉइंट्स है। आप लोगों ने जो है एंडोडोंटिक डिपार्टमेंट देखी होंगी ये वाली पेपर पॉइंट्स भी और गट्टा पर्चा पॉइंट्स भी देखी होंगी। पेपर पॉइंट्स और गट्टा पर्चा पॉइंट्स में हमारे पास जो है वो डिफरेंस ये है कि ये वो हमारे पास ऑब्चुरेशन के लिए यूज होती है गट्टा पर्चा, और ये हमारे पास जो है केनाल को ड्राई करने के लिए यूज होती है। ठीक है, पेपर पॉइंट्स हमारे पास इसकी जो ये स्टिक्स है ये सारी देखिए व्हाइट कलर की हैं। ये स्टिक्स सारी ये व्हाइट कलर की है, लेकिन गट्टा पर्चा वाली जो है वो हमारे पास गोल्डन येलो कलर की होती है। ठीक है, और इसके ऊपर जो ये कलर्स है ये इंडिकेट कर रहा है इसके नंबर्स को, कौन सा हमारे पास कौन सा थिन है, कौन सा जो है हमारे पास थिक है। यानी स्मॉल और लार्ज जो है वो इसकी साइज जो है वो उसको नंबर से इंडिकेट कर दिया गया है। तो कह रहे हैं कि हमारे पास केनाल को हमने ड्राई करना है विद द लार्ज पेपर पॉइंट्स के साथ ड्राई कर देना है। ठीक है, और या फिर लूज कॉटन के साथ ड्राई कर देंगे। जब हमने केनाल की सारा काम कर दिया है, हमने उसको ड्राई भी कर दिया है, अब हमारे पास मेन वर्क यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। एपिक्सिफिकेशन के लिए जो आपने कैल्सिफिक प्लग को इंड्यूस करना है या कैल्सिफिक बैरियर को इंड्यूस करना है, तो वो आपके पास दो हैं। ठीक है, एपिक्सिफिकेशन में या तो आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज करेंगे या फिर आप MTA यूज करेंगे, विच इज द मिनरल ट्राईऑक्साइड एग्रीगेट। ठीक है, ये दो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है फॉर द एपिक्सिफिकेशन के लिए कि कौन सा आपने यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप पहले स्टेप की तरफ जा रहे हैं, आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज करना चाह रहे हैं फॉर द एपेक्सिफिकेशन, तो वो हम किस तरह यूज करेंगे। तो अब हम उसकी स्टेप्स पढ़ लेते हैं कि हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को किस तरह से यूज करना है। सो इफ वी आर यूजिंग द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो उसके लिए हमारे पास स्टेप ये है कि आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक थिक पेस्ट बना लेंगे। उस पेस्ट को हमने ट्रांसफर कर देना है केनाल के अंदर। ठीक है, एन एंडोडोंटिक प्लगर may be used to push the material to the apical end। आपने उस एंडोडोंटिक प्लगर के थ्रू जो है उस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को एपिकल एंड तक सारा पुश कर देना है। बट एक्सेस मटेरियल शुडंट बी फोर्स बियॉन्ड द एपेक्स, लेकिन एपेक्स से ज्यादा आपने उसको यानी जहां तक तो एपेक्स है वहां तक आपने उसको पुश करना है, उससे ज्यादा आपने उसको पुश नहीं करना कि आप उसको एपेक्स से बाहर की तरफ ज्यादा निकाल दें। ठीक है, अब इसका जो कितना आपने पुश करना है कितना नहीं करना, तो उसका तो आपको वहां पे रेडियोग्राफ्स में स्टार्ट में ही पता चल गया है कि आपकी रूट की लेंथ कितनी है, क्योंकि आपने रूट की लेंथ के मुताबिक ही जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को वहां पे लेकर जाना है और वहां तक पहुंचाना है रूट की एपेक्स तक। A cotton plagette is placed over the calcium hydroxide। फिर आपने जहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो रूट की एपेक्स तक पहुंचा दिया है। ठीक है, अब आपने इसके बाद क्या करना है कि फिर आपने एक कॉटन का प्लेज लेना है और उसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर वहां पे रख लेना है। यानी आपने उस रूट के अंदर उस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर एक कॉटन रख दिया है, इसलिए क्योंकि अब आप उसको सील करना चाहते हैं, आप उसको टाइम देंगे कि वहां पे एपेक्सिफिकेशन हो जाए। किसके थ्रू? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के थ्रू हो जाए। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हमने टाइम देना है कि वो वहां पे उस एपेक्स को जो है वो क्लोज कर ले। सो टाइम देने के लिए हमने उसके ऊपर जो है उस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को तो हमने अंदर रख दिया है, तो अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हमने वहां पे रख दिया है, तो उसके बाद हमने कॉटन रख देना है और कॉटन के ऊपर हमने एक टेम्पररी फिलिंग कर देनी है। किसके थ्रू कम करेंगे? जिंक ऑक्साइड इथेनॉल सीमेंट के थ्रू करेंगे। सो द सील इज कंप्लीटेड विद अ लेयर ऑफ द रेनफोर्स्ड जिंक ऑक्साइड इथेनॉल सीमेंट के थ्रू आपने उसको सील कर दिया है। ठीक है, अब सील करने के बाद आप लोगों ने चेक करना है कि आया एपेक्सिफिकेशन हुई है या नहीं हुई। पेशेंट को हमने 1 मंथ का टाइम दिया। 1 मंथ के बाद जब हमारे पास पेशेंट आया तो जब हमने उसकी रेडियोग्राफ ली तो वो हमारे पास इस तरह से नजर आ रही थी। ठीक है, यहाँ पे आपके पास इस तरह से नजर आ रही है। आपने उसकी टेम्परेरी यहाँ पे फिलिंग करके क्लोज रखा था। फिर पेशेंट हमारे पास 6 मंथ के बाद आया। ठीक है, 6 मंथ के बाद जब हमने उसका रेडियोग्राफ लिया तो यहाँ पे जब हमने देखा तो उसका एपेक्स क्लोज हो चुका था, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो था उसने यहाँ पे एक स्टॉप बना दिया था, आपकी रूट को क्लोज कर दिया था। सो कैल्सिफाइड स्टॉप यहाँ पे हमारे पास आ गया था। जब हमने टेम्परेरी फिलिंग को रिमूव किया आफ्टर 6 मंथ और हमने यहाँ पे फाइल को इंसर्ट किया तो वो फाइल यहाँ पे स्टॉप कर रही थी। ठीक है, वो यहाँ से आगे नहीं जा रही थी। इट मीन्स कि हमारे पास यहाँ पे एपेक्स क्लोज हो चुका है और यहाँ पे उसकी एपेक्सिफिकेशन हो चुकी है। ठीक है, तो आज के लिए हमारे पास यहाँ तक इनफ है और इसके बाद जो हमारे पास सेकंड है MTA का, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक अगर आपको कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो प्लीज आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।